हेलो डियर स्टूडेंट, आ गए अपनी अगली क्लास में। और अणुगति सिद्धांत चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ उदाहरण जो है हमें लेने हैं अभी, क्योंकि हम अणुगति सिद्धांत की जो बेसिक थ्योरी है उसका कुछ हिस्सा हम लोग कर चुके हैं। मतलब दाब का सूत्र बना लिया हमने, वर्ग माध्यम मूल चाल वगैरह हमने बना लिया। इसके बाद आएगा तुम्हारा ये जो है ऊर्जाओं का वितरण, जो है ऊर्जाओं के समविभाजन का नियम आएगा इसके बाद, बेसिकली देखा जाए तो ये जो है, तो पहले हम ये उदाहरण कर लेते हैं एनसीईआरटी के। इसमें लगभग लगभग यहाँ से पहले हैं 7 उदाहरण। थ्योरेटिकल हैं, पढ़ने हैं, बस बताने हैं कंसेप्ट को। एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह के सवाल, जो ओरिजिनल सवाल मैं कहूँगा एनसीईआरटी में होते हैं, ओरिजिनल सवाल होते हैं ये होते नहीं हैं बाकी बाकी किताबों में। आप देखेंगे तो ये मिलेंगे नहीं आपको, ये बहुत ध्यान से आपको करने होते हैं। और यही जो है आपके एग्ज़ाम में, इन्हीं के आधार पर जो है आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। फिजिक्स में क्या है, मान लीजिए बहुत सारे सवाल आप करते हैं इधर उधर से, प्राइवेट किताबों से करते हैं, या बहुत सारी ऐसा कोई किसी कोचिंग सेंटर का स्टडी मटेरियल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट दैट इज़ कि जो फंडामेंटल है, जो सवाल है एनसीईआरटी में, आपको उसे हर हाल में कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप इतने सारे सवाल करते हैं, हज़ारों न्यूमेरिकल आप करते हैं, तो एनसीईआरटी वाला आपको 100% कर लेना चाहिए अच्छे से। क्योंकि फोकस क्या है, परीक्षा का फोकस सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, ठीक। और ये भी आप देखोगे कि एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे आपको जो दूसरी किताबों में होंगे भी नहीं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए कोई सवाल न छोड़ें, अपने सवाल बना लें सारे। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टेड चैप्टर है। पिछली क्लास में मैंने वर्ग माध्यम मूल चाल वगैरह के बारे में आपको बताया था, और कैसे वो निकलती है इसका थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरेटिकली करके भी दिखाया था। अब हम चल रहे हैं आगे, एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण हैं पहले पहले आसान आसान से, उन्हें कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थ्योरी अगर कमज़ोर हो जाती है, थ्योरी अगर कमज़ोर हो जाती है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं होता। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं होता फिजिक्स में। तो थ्योरी का जो गणितीय रूप होता है, थ्योरी का जो गणितीय रूप होता है, वही होता है न्यूमेरिकल। मतलब न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है इसका मतलब थ्योरी कमज़ोर है, सीधी सी बात है। तो थ्योरी को ठीक करके रखें, थ्योरी को ठीक करें, अच्छे से पढ़ें। चलिए 13-1 उदाहरण 13-1। तो ये है उदाहरण 13-1, ठीक। पढ़ने की बात है, कह रहा है जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। जल का घनत्व, जल का घनत्व, ठीक, कितना? 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी लगभग पानी का घनत्व इतना होता है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर है, 1 वायुमंडल दाब पर है। जल वाष्प का घनत्व है 0.6, जल वाष्प का घनत्व है, बिल्कुल यहीं पे लिख दिया 0.6 किलोग्राम पर घन मीटर है। एक अणु के आयतन को कुल अणुओं की संख्या से गुणा करने पर हमें आणविक आयतन प्राप्त हो जाता है। यानी एक अणु के आयतन को कुल अणुओं की संख्या से, बात भी सही है। मान लीजिए एक अणु का आयतन है, और अगर कुल अणुओं की संख्या हो तो उससे हमें आणविक आयतन प्राप्त हो जाता है, अणुओं का कुल आयतन प्राप्त हो जाता है। ताप और दाब की उपरोक्त अवस्था में जल वाष्प के कुल आयतन और इसके आणविक आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आणविक आयतन या एक अणु का आयतन वो तो उतना ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि हम देखते हैं द्रव्यमान बटे घनत्व है, वास्तव में जब जल है, क्योंकि जल में जो है अणु एक दूसरे को से चिपके हुए हैं, तो उससे हमें अणुओं का सही सही आयतन पता चल जाता है। अगर हम इसे गैस में बना दें, जल वाष्प में बना दें, तो ये बहुत सारा आयतन घेरती है, तो उस केस में वो गैस का पूरा आयतन बन जाता है, जल वाष्प का आयतन बन जाता है, ठीक। अब इन दोनों आयतनों को अगर हम हिसाब लगा के देखें तो हमें पता चल जाता है कि वास्तव में
एक अणु का कितना आयतन है और जल वाष्प का कितना आयतन है। देखो ये लिखा है, आणविक आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी जल वाष्प के कुल आयतन और आणविक आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जल वाष्प का कुछ कुल आयतन, अब देखें अगर हम जल वाष्प का आयतन देख लें और इसमें मान लें कि भाई 1 किलोग्राम हम ले रहे हैं, 1 किलोग्राम मान लें, द्रव्यमान को कितना मान लें, 1 किलोग्राम, क्योंकि हमें आयतन ही बताना है तो द्रव्यमान मान लेते हैं 1 किलोग्राम। ठीक, तो जल का आयतन, देखो जल का आयतन इस घनत्व से मिल जाएगा। ठीक, तो जल का आयतन कितना हो गया, जल का आयतन कितना हो जाएगा, जल का आयतन हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान है 1 किलो, घनत्व है 1000, तो ये आ गया, देखो ये आ गया 10 की पावर -3 घन मीटर। ये जल का है, जिसमें अणु बहुत पास पास हैं। अणु का आयतन अगर बनाना चाहते हैं तो इससे अणुओं का आयतन भी मिल जाएगा। अणुओं की कोई संख्या मान लेंगे, उससे भाग कर देंगे, एक अणु का आयतन मिल जाएगा। इसमें 1 किलो में कितने अणु होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, हम लगा देंगे इसको। ठीक, अब इसके बाद जल वाष्प, जल का आयतन हो गया, जल वाष्प का आयतन, जल वाष्प का आयतन, तो ये भी बात सिंपल है। इसमें भी 1 किलोग्राम है, पानी तो इसमें भी 1 ही किलोग्राम है, 1 किलोग्राम हमने मान रखा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ये वाली है, देखिए ऐसे। तो इसमें नीचे हम लगा देंगे 0.6, बस। अब देखिए ये चीज़ कुछ अलग तरीके से आ गई है, ये बढ़ गया है। अब ये कितना बढ़ेगा, यहाँ से हटा लेंगे दशमलव, पॉइंट हटा लेंगे, तो ये आ गया 5/3, यानी 1.67 घन मीटर। ठीक, अब क्या क्या फर्क है, अणु, सिर्फ अणु अगर ले लिया जाए जल का, कितने में अणु है मतलब आयतन में, तो ये वाला है, जबकि देखिए कितना इसके कितना ज़्यादा है इससे। ठीक, तो अगर ये जो अनुपात है ये कितना है, मतलब इसका अनुपात हम बताएं तो जल का आयतन और जल वाष्प का आयतन, तो जल वाष्प का आयतन देखिए ज़्यादा है। जल वाष्प का आयतन कितना है, जल वाष्प का आयतन है ना, ऐसे लिख देते हैं, जल वाष्प का आयतन बटे जल अणुओं का आयतन, जिसमें सिर्फ जल के अणु हैं, यानी जल है सिर्फ। तो ये देखो ये इतना बन जाएगा 1.67 गुना 10⁻3, ये अनुपात आ जाएगा। देखो यानी 1000 गुना ज़्यादा लगभग आयतन घेरा है। ठीक, अब क्या फ़र्क हो रहा है, मान लीजिए मैं जल की बात करूं, इसको कंसेप्ट को थोड़ा समझना सा होता है, मतलब समझते हैं। अगर हम जल की बात करें तो जल में मान लीजिए इस बर्तन में पानी भरा है, सपोज करिए ये पानी भरा है हमने ऐसे जल में, ठीक है, तो इसमें अणु बहुत पास पास होते हैं। तो जो भी जल का आयतन है, जल अणुओं का आयतन है, वो सारा इसमें इस तरीके से, यहाँ उसका आयतन इतना होता है। अगर इसी को वाष्प में बदल दें तो फिर जल के अणु गतिशील हो जाते हैं। कोई अणु कहीं होता है, कोई अणु कहीं होता है, कोई किधर को चलता है, कोई किधर को चलता है, तो आयतन ज़्यादा घेर लेती है। तो कुल मिला के खाली जगह, कुल मिला के खाली जगह खाली हो गई है। 1000 गुना जगह ज़्यादा घेरी है, 1000 गुना आयतन ज़्यादा घेरा है, 1000 से भी ज़्यादा आ रहा है। देखो ये देखो, मतलब ये आ जाएगा, अगर इसे 1670 घन मीटर, मतलब 1670 गुना घन मीटर कहूँ, 1670 गुना हो जाएगा। तो 1670 गुने का मतलब हो गया लगभग 1669 जो है गुना जगह जल वाष्प ने घेर ली है, जिसमें अणु गति कर रहे हैं, जो गैस बन गई है या वाष्प बन गई है या वेपर कहते थे अंग्रेजी में, वो बन गई है। ठीक, अब इसके बाद इसी पर अगला सवाल भी है। ठीक,
इसी बात पर अगला सवाल है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है दो में, ये भी बस पढ़ने वाली बात है, पढ़ के देखना एक बार तुम्हें। एक में दिए गए उदाहरण, एक में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके जल के अणु का आयतन ज्ञात कीजिए। जल के अणु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब जल के अणु का आयतन ज्ञात करने के लिए तुम्हें इसके द्रव्यमान को लेना पड़ेगा, द्रव्यमान घनत्व से भाग करना पड़ेगा, आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, जल का घनत्व ये रहा, ठीक। तो क्या करें इसके लिए, जल को माने अगर H2O, तो H2O का अणुभार कितना, 2 + 16, ये होता है लगभग 18 ग्राम, और इसे तुम कहते हो 1 मोल, यानी 18 ग्राम में 1 मोल होता है। और 1 मोल में अणुओं की संख्या 0.022 10⁻23 होती है, जिसे तुम कहते हो आवागाद्रो संख्या। आवागाद्रो संख्या तुम इसे बोलते हो। अब तुम्हें एक अणु का द्रव्यमान चाहिए, मान लीजिए एक अणु का आयतन निकालना चाहते हो, तो एक अणु का द्रव्यमान चाहिए, तो निकाल लो। एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, यहाँ पे ये जो ग्राम तुम बना चुके हो, ये ग्राम, इसको किस में बना लो, इसे किलोग्राम में बना लेना, क्योंकि वो घनत्व फिर किलोग्राम प्रति घन मीटर में है, तो आसानी रहेगी निकालने में, इसको किलोग्राम में बना देना। चलिए, तो घन मीटर में आ जाएगा आयतन तुम्हारा। घन मीटर के आयतन से एक अणु का आयतन मीटर में निकालने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए निकाल लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है, एक अणु का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। देखो कितनी बेसिक बेसिक बातें होती है एनसीईआरटी में, मतलब एवोगाड्रो नंबर कहाँ लग रहा है, आप देखो इस चीज़ को। चलो, तो ये हो गया 0.018, देखो ये किलोग्राम में हो जाएगा, ये जो ग्राम है ये किलोग्राम में बन जाएंगे, ठीक। और कुल अणु कितने हैं एक मोल में, या इस भार में, या इस द्रव्यमान में, 6.022 10⁻23। तो ये क्या है, एक अणु का द्रव्यमान है, और ये किस में आ गया, किलोग्राम में आ गया, ठीक। अब एक अणु का आयतन, ठीक। तो एक अणु का आयतन कैसे निकलेगा, ये आयतन कह रहा जी द्रव्यमान बटे घनत्व है, कर देते हैं, द्रव्यमान को घनत्व से भाग कर देते हैं, और ये रहा वो घनत्व, जल का जो घनत्व यही है। ठीक है, फिर कर लेते हैं, और क्या, 0.018, 6.022 या 23 भी, 2223 जो चाहे यहाँ लिखो, इससे कोई ज़्यादा झंझट नहीं पड़ता। और घनत्व कितना है पानी का, पानी का घनत्व है 1000। तो ये तुम्हारा आयतन आया घन मीटर में, ठीक है। तो आयतन तो आ गया। अब ये गया सीधा 6 या 18, इसे काट सकते हो तुम, पहले इसकी 10 की पावर सॉल्व कर लो। यहाँ 10 की पावर कितनी है, 23, यहाँ कितनी है 3, तो 10 की पावर -26 हो गया ऊपर, ठीक। यानी इन दोनों को तुमने 26 कर दिया, नीचे प्लस हो गया, ऊपर जाके माइनस हो गया। ये जो 18 है इसको 18 लिख लो, ठीक, और गुना 10 की पावर -3 लिख लो, ऐसे, क्योंकि देखो 1 2 3 3 अंकों के बाद है। 6.022 को 6 लिख दो, यहाँ पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक। तो 6 × 18 और 10 की पावर -29 ये हो गया, ठीक। तो ये आ गया घन मीटर में एक अणु का आयतन, ठीक। 3 × 10 की घात -29 घन मीटर ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हम ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि साहब एक अणु का आकार क्या है, तो आयतन तो मिल गया। अब अणु के आकार में हम क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या में क्या है, हम ये मानते हैं कि साहब जो अणु है वह गोलीय है, मान लीजिए अणु है, ठीक है, ये गोलीय है, गोलाकार है, ठीक। तो एक गोले का ये आयतन है, यानी एक अणु का ये आयतन है। अब क्या करें, त्रिज्या निकालना चाहते हैं अणु की त्रिज्या, तो अणु की त्रिज्या किससे मिलेगी जरा बताओ, अणु की त्रिज्या r है, तो
तो कितना करें, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये पूरा का पूरा एक गोले का यानी एक अणु का आयतन है। ये रहा। अब इसमें क्या करोगे तुम, पाई का मान रख दोगे, 22/7 रख दोगे, 3.14 रख दोगे, तो कह रहा है ये लगभग जो वैल्यू आती है, यहाँ से जो वैल्यू आती है वो आर की वैल्यू आती है, वो आती है 2 एंगस्ट्रम। ठीक, एंगस्ट्रम जाना पहचाना है, तुम्हें पता है एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, अब यहां पर एक बात और पूछी जाएगी कि भाई अणु की त्रिज्या इतनी है, वाष्प के अंदर, जल वाष्प के अंदर दो अणुओं के बीच की दूरी कितनी है। अगला सवाल जो उठेगा वो इस बात पर उठेगा कि साहब अणु की जो त्रिज्या है वो 2 एंगस्ट्रम है, दो अणुओं के बीच की दूरी जल वाष्प में कितनी है, क्योंकि पानी में तो दूरी है नहीं भाई, पानी तो द्रव है, द्रव में तो कोई दूरी नहीं है, हमने बता दिया द्रव में तो अणु एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन जल वाष्प में ये अणु दूर चले गए। तो फिर हम ये देख लेंगे साहब आयतन कितना है, किस हिसाब से आयतन बढ़ा है उसी हिसाब से त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, मतलब उसी हिसाब से उनके बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। तो अब अगले सवाल में इन्होंने पूछ लिया, ये देखो ये त्रिज्या निकाल ली है ना, ओके, एंगस्ट्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी कर देते हैं। देखो यहीं पे मतलब अणुओं का जो वितरण है, अणु किस प्रकार फैले हैं, और जल से अगर जल वाष्प बन जाती है तो अणु किस प्रकार फैले हैं, इस बात पर यहाँ फोकस किया जा रहा है, इस बात पर हम ध्यान दे रहे हैं। चलिए 13.3 में क्या पूछा, उदाहरण 13.3 में क्या पूछा। ठीक, कह रहा साहब जो अणुओं की जो त्रिज्या है, ये अणु की जो त्रिज्या है ये वाली, कह रहा ये तो 2 एंगस्ट्रम है अणु की त्रिज्या, और जल वाष्प में 2 अणु हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, ये देखो अणु के बीच की दूरी है, ये मान लीजिए d मान लेता हूं इसको, ये बताइए। तो हमने ये पता लगाया था कि दरअसल जल वाष्प में जो आयतन है, जल वाष्प में जो आयतन है वह है लगभग 1670 गुना है जल का, हमने पता लगा लिया था लगभग 1600 या 1670 गुना जल का आयतन है, जल वाष्प का आयतन जल का 1670 गुना है। ये लिख के देते हैं, देखो इस चीज़ को स्टेटमेंट लेंगे इसका, इसे हटा लो, उसी से बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जल वाष्प का आयतन यानी जिस बर्तन में भरी है उस बर्तन की बात हो रही है, ये 1670 गुना है जल का आयतन। ठीक, ये बात सही हो गई। अब जो आयतन है उसमें आर का घन लगा है, घनमूल। ठीक, तो अब मान लीजिए मैं इसका घनमूल कर दूं, क्योंकि दूरी घनमूल पे जाती है आयतन का। अगर हम कोई इसको एक गोला बना लें साहब, इतने गोले बना लें, कोई गोला बना के देख लें ऐसे, तो इस गोले के पृष्ठ पर ये अणु है मान लीजिए, या इस गोले के पृष्ठ पर ये अणु है, तो गोला बड़ा बन गया, यानी एक अणु के चारों तरफ बहुत सारी जगह खाली हो गई, तो दो अणुओं के बीच की दूरी का अनुमान लगेगा। तो अगर जल वाष्प के एक गोले की त्रिज्या, यानी जल वाष्प के अणु के चारों तरफ गोला माना गया उसकी त्रिज्या, तो कितनी हो जाएगी जल के आयतन के हिसाब से, इसका घनमूल कर देते हैं। अब घनमूल कितना हो रहा है इसका, 12 के आसपास हो रहा है। 12 का घन कितना होता है, 12 का घन होता है 1728, यानी लगभग डी जो है कितना आ रहा है, डी लगभग डी कितना आ जाएगा, यानी दो अणुओं के बीच की दूरी जो है वह लगभग कितनी आ जाएगी, क्योंकि आयतन अगर 2000 गुना हो गया, आयतन अगर लगभग 2000 गुना हो गया, या आयतन 1600 गुना हो गया, तो बीच की दूरी कम से कम 10 गुना हुई होगी, कम से कम 10 गुना, कम से कम 12 गुना हुई होगी। तो इसका मतलब d जो है वह आता है इसका 10 गुना, यानी 20
एंगस्ट्रम। यानी जल वाष्प में दो अणुओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रम होती है, जबकि एक अणु की त्रिज्या 2 एंगस्ट्रम होती है। क्योंकि जल वाष्प लगभग 1600 गुना आयतन ज़्यादा घेरती है जल के मुकाबले। ठीक, यानी उस बर्तन का आयतन जो है 1600 गुना हो जाता है जिसमें जल वाष्प बनती है, यानी जल से जल वाष्प बनती है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखें भाई, जल के एक अणु का आयतन कितना है, 2 एंगस्ट्रम। और जल वाष्प बनने पर ये अणु दूर दूर भाग जाएंगे, इनमें गति होने लगेगी, तो दो अणुओं के बीच की लगभग दूरी कितनी है, 20 एंगस्ट्रम, यानी 10 गुना होती है। ये उदाहरण नंबर 3 की बात है। ठीक, तो यानी जल की व्यवस्था कैसी है, और यहाँ पर ये थ्योरेटिकल बात है थोड़ा सा, मॉल कॉन्सेप्ट और किस तरीके से आयतन निकालते हैं गोले का। अभी आपने देखा गोले का आयतन निकाला, गोले का आयतन का सूत्र लगाया हमने, तब जाके ये हमने आर निकाला था। और मॉल कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर बचा दिया, छोड़ दी जाती चीज़ें, छूट जाती हैं चीज़ें। सिंपल सी परिभाषाएं करा दो, छोटे छोटे नोट्स बनवा दो, पढ़ा पढ़ो के निकल लो। ठीक, तो ये तीनों उदाहरण आपको अच्छे समझ लेने हैं जो जल की व्यवस्था पर या जल की संरचना पर, या जल है तो जल वाष्प में क्या फर्क पड़ गया उसमें, है ना, इस पर ही आधारित हैं। चलिए अब आगे बढ़े हैं, अब लेंगे उदाहरण नंबर 4। अब लेंगे उदाहरण नंबर 4। ठीक, एक बर्तन में 2 अक्रिय गैसें हैं। उदाहरण नंबर 4 दैट इज ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सोच समझ के ये एनसीईआरटी के सवाल बनाए जाते हैं। भारत सरकार ये सवाल बनाकर आपको देती है, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, 13/4। एक बर्तन में 2 अक्रिय गैसें हैं। ठीक, एक बर्तन में, मान लीजिए ये बर्तन बना लेते हैं सबसे पहले, ये लो बर्तन बना लिया, ये बना दिया बर्तन। इसमें 2 गैसें हैं, एक है नियॉन और एक है आर्गन। नियॉन यानी आर्गन एआर। नियॉन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ऑर्गन नहीं है, है ना, नियॉन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ देखने की बात ये आ रही कि नियॉन जो है एक परमाणुविक गैस है, एक परमाणुक गैस है, और एक ये द्विपरमाणुक गैस है, यानी इसी एक परमाणु की अवस्था में रहती है और ये 2 परमाणु में रहती है, यानी अणु की अवस्था में रहती है, एक परमाणु 2 परमाणु। ठीक, इनके आंशिक दाबों का अनुपात, तो इनके आंशिक दाबों का अनुपात P(Ne) और PO2, आंशिक दाबों का अनुपात, यानी दाब PV बराबर NRT वाला फंडा है और कुछ नहीं, 3:2 है, यानी ये अनुपात 3:2 है। आकलन कीजिए इनके अणुओं की संख्या का अनुपात, यानी इनके अणुओं की जो संख्या है वह कितनी है। तो अणुओं की संख्या का मतलब है मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या का मतलब है मोलों की संख्या। ठीक, यानी मोल पर जाएगा मामला सीधे सीधे। अगर हम देखें कि दाब, आंशिक दाब होता कितना है, या दाब देख लें तो आंशिक दाब होता है nRT/V। तो हम ये जान रहे हैं कि साहब बर्तन का तापमान वही है, बर्तन का आयतन भी वही है, नो प्रॉब्लम, दोनों चीज़ें कोई परिवर्तन नहीं दोनों गैसों के लिए। तो T और V वही है, R वही है। अब ये नंबर ऑफ मोल किसके लगाएं, पहला दाब अगर मैं बना दूं इसे PNE के लिए, तो Ne के नंबर ऑफ मोल N मान लूँ, N1। ठीक, और ये RT/V लगा लूँ, और फिर PO2 के लिए लगा लूँ, इसके नंबर ऑफ मोल N2 मान लूँ,
RT/V लगा लूँ। ये नंबर ऑफ मोल किसके माने मैंने, N1 नियॉन के माने, और ये मैंने N2 के माने। ठीक, अब इस अनुपात को यहाँ लगा दो, इस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से बन जाएगा N1/N2। देखो सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि जब इन्हें डिवाइड करूँगा तो ये नंबर तो कट जाएगा, यानी मोलों की संख्या का अनुपात ही दाब का अनुपात है, किसी भी बर्तन के अंदर कितनी भी गैसें भरी हों। ठीक, उसके बाद ये चीज़ पकड़ में आ गई, ये देखो यार, अब नियॉन के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, नियॉन के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, अगर हम ये देखें, ठीक, तो हम क्या करेंगे, नियॉन के अणु बटे एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एक एवोगाड्रो नंबर में, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर जो है ये आपके वो होते हैं अणुओं की संख्या हो जाती है। अणुओं की संख्या मतलब भार अपॉन परमाणु भार या भार अपॉन अणु भार, ये भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने दिया है Na का परमाणु भार दिया है 20 और ऑक्सीजन का दिया है 32। ये तो आप जानते हैं कि इसका जो परमाणु भार है वो कितना है 20 और इसका है 32। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल जो है या एवोगाड्रो संख्या ये आ गई। ये पहला इन्होंने लिया, वही सेम घूम फिर के मामला आ जाएगा कि साहब ये जो है मोलों की संख्या है या ये अणुओं की संख्या है, तो सेम आंसर आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जब हम अणुओं की संख्या को एवोगाड्रो नंबर से भाग करेंगे तो ये मोल बन जाएगा। अब लिख देते हैं 3/2। अब अणुओं की संख्या क्या मान लें, N1, एवोगाड्रो नंबर A0 मान लेते हैं, इसमें अणुओं की संख्या क्या मान लें, N2, एवोगाड्रो नंबर को A2 मान लेते हैं। मोलों की संख्या क्या होती है, अणुओं की संख्या बटे एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एक एवोगाड्रो नंबर का मतलब है एक मोल। ठीक, या फिर ये बनाते हैं मोलों की संख्या क्या है, भार अपॉन परमाणु भार, लेकिन फिर हमें वही जाना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर पे ही जाना पड़ेगा हमें। तो ये देखो ये आ गई, यानी N1/N2, अणुओं की संख्या का अनुपात सेम आ गया N1/N2, जो दाब का अनुपात था 3/2। यही हमारा पहला उत्तर हो गया। यानी जितने अणु हैं अणुओं की संख्या के समानुपाती है दाब। क्यों, क्योंकि दाब में क्या लगे, मोल, और मोल किसके समानुपाती, अणुओं की संख्या के। जितने मोल हैं उतने ही अणु हैं, उसी हिसाब से अणु होते हैं। फिर तो सिंपल हो गया मामला, सीधे सीधे मोलों की संख्या का अनुपात अणुओं की संख्या का अनुपात, उत्तर। ठीक, अब अगला सवाल उन्होंने पूछा है इसी बात पर, इसी में अगला सवाल भी पूछा है इन्होंने। अगला सवाल क्या पूछा, हाँ, बर्तन में नियॉन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान घनत्वों का अनुपात, द्रव्यमान घनत्व का अनुपात, यानी द्रव्यमान का जो घनत्व है उसका अनुपात, यानी घनत्व का अनुपात, सीधी सी बात है, घनत्व का अनुपात। घनत्व का अनुपात क्या होता है, घनत्व का अनुपात क्या होगा, मान लो घनत्व मान लें DNE/DO2। घनत्व का अनुपात क्या है, द्रव्यमान Ne और द्रव्यमान O2, क्योंकि आयतन तो सेम है भाई, आयतन तो एक ही बर्तन का एक ही तो आयतन है, इसका पूरे आयतन में है दोनों, तो आयतन तो वही है। अगर मैं घनत्व लिखूं तो द्रव्यमान बटे आयतन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, आयतन तो कट गया। यानी जो द्रव्यमान का अनुपात है वही घनत्व का अनुपात है, क्योंकि बर्तन का आयतन दोनों गैसों के लिए एक ही है। तो इसका मतलब ये द्रव्यमान कितना है, कह रहा साहब कितने मोल हैं नियॉन के और इसका द्रव्यमान कितना है, मोलर मास, इसका अणुभार या परमाणु भार कितना है। ठीक, ठीक, क्योंकि द्रव्यमान निकालने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, द्रव्यमान निकालने की जरूरत पड़ेगी मोलों की संख्या की और परमाणु भार की। ठीक, अब ऐसे ही O2 का लिख दूं तो MO2। अब ये N1/N2 कितना आया था, N1/N2 वही आया था जो दाब का अनुपात था 3/2।
तो ये तो 3/2 हो गया। और नियोन का कितना कह रहा है 20, तो ये 20 लगा दिया लगभग। ये कितना कह रहा है 32, ये 32 लगा दिया। 20 दशमलव कुछ लिखा है, 20.2 लिखा है, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो। तो कितना हो गया 40/64। कितना हो गया 40/64। 8 से काट सकते हो, 8 पंजे 40, 8 64। ठीक, ये आ गया उत्तर, लगभग 5/8 उत्तर में लिखा जा रहा है 40/64। 3/2 में 20 और 32, 20 या 60, 20 या 60 होगा ना, देखो 40 लिख दिया, 2 लिख दिया है ना, 20 या 60। हाँ, तो ये आ गया तुम्हारा लगभग 60, और ये आ गया। अब ये बदल जाएगी चीज़ें। क्या किससे काट सकते हैं हम, 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 16। ठीक, और उत्तर आ रहा है 0.947। ये आ गया हमारा उत्तर। ये किसका है, ये घनत्व का अनुपात है। यानी जब घनत्व का अनुपात निकालना पड़ेगा तब हमें द्रव्यमान बटे आयतन पे सोचना पड़ेगा। जब हमें अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी तो हमें केवल अणुओं की संख्या या मोल पे जाके सोचना पड़ेगा। और दाब में मोलों की संख्या लगती है, दाब के सूत्र में मोलों की संख्या लगती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है सारी बेसिक एकदम रीढ़ की हड्डी जैसा सवाल है। चलिए 4 हो गया, हम चलेंगे 5 नंबर पे। अब आया एग्जाम्पल 5, जो कि अणुगति सिद्धांत में प्रेशर व्रेशर का सवाल आ गया। अब देखो ये मारक माध्यम मूल चाल दाब वगैरह पे सवाल आ गया, न्यूमेरिकल सवाल है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं यहाँ। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो उलझने वाला हो। दैट इज कि अगर आपका स्टोइचियोमेट्री प्रॉब्लम है, यानी अगर आप मोल वगैरह को नहीं देख पा रहे हैं, या आप मतलब अणुओं की संख्या, मोल, परमाणु भार, ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ बेसिक केमिस्ट्री। क्योंकि चीज़ें केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, पर ऐसा होता नहीं है, बच्चे जानते हैं मोल वोल क्या होते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, और अगर ऐसा है तो थोड़ा सा पढ़ लो इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में क्या है, केमिस्ट्री फिजिक्स मिला मिलाया ही होता है इसमें। ठीक, तो 13/5 एक फ्लास्क में आर्गन व क्लोरीन गैस भरी है जिनके द्रव्यमान 2:1 के अनुपात में है। अब कोई फ्लास्क बना दिया, मान लीजिए उन्होंने कहा साहब ये फ्लास्क है हमारे पास, इस तरह का कोई फ्लास्क बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, ये बना दिया फ्लास्क। ठीक, इस फ्लास्क में क्लोरीन है और आर्गन है, 2 गैसें हैं। ठीक, द्रव्यमान का अनुपात बता रहे हैं, द्रव्यमान का अनुपात यानी m क्लोरीन। ठीक, m छोटा m लिखते हैं, बड़े m को पता है क्या, बड़े m को अणु या परमाणु भार लिख सकते हैं, छोटा m लिख लो। ठीक, तो MCl2 और m आर्गन ऐसे लिख लेते हैं, MCl2 और m आर्गन, या MCl लिख देते हैं, Cl2 को यहाँ प्रतीक तो है, ये लो। ठीक, ये आर्गन एवं क्लोरीन का अनुपात 2:1 है। आर्गन एवं क्लोरीन का तो उल्टा लिख दिया, 1/2 लिख दो लो। ठीक, आर्गन और क्लोरीन है ना, तो आर्गन 2, आर्गन एवं क्लोरीन, आर्गन 2 है, क्लोरीन 1 है, आर्गन 2 हो गया, क्लोरीन 1 हो गया। ठीक है, ऐसा करते उल्टा कर दें, आर्गन बटे क्लोरीन कर दें, 1/2 कर दें, दैट इज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आर्गन का 2 है, क्लोरीन का 1 है। ठीक है, ये हो गया। मिश्रण का ताप 27
डिग्री सेल्सियस है। यहाँ जो तापमान है वो है 300 केल्विन। ध्यान रखना ये डिग्री सेल्सियस के तापमान मत लगाना, यहाँ पे गलती हो जाएगा मामला। प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है? अणु की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है? ठीक, सबसे पहला सवाल, अणु की औसत गतिज ऊर्जा। तो गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा, ठीक, कितनी होती बताओ? K1 मान लो एक की, मैं बताओ कितनी होती है? 3/2 KT, जहाँ K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। प्रति अणु की मांग रहा है ये, प्रति अणु की। कितने अणुओं की संख्या है यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, प्रति अणु की। तो कितनी हो जाएगी जरा देख के बताएं। दूसरे वाले में K1, दूसरे की भी K2 होगी। तो ये किसके लिए मान लिया? ये मान लिया मैंने क्लोरीन के लिए, ये Cl2 के लिए मान लिया मैंने। और दूसरे वाले में मैंने यही चीज़ आएगी सेम, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये मैंने आर्गन के लिए मान लिया। प्रति अणु में इतना ही है। एक अणु कितनी होती है किसी भी गैस का हो, डजंट मैटर, डिपेंड करता है तापमान के ऊपर। अगर किसी तापमान पर कई सारी गैसों के अणु हैं तो सबकी एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा यही होगी। ये फॉर्मूला बना चुकी है, फॉर्मूला हमने बना लिया था पिछली क्लास में। तो यानी इससे कोई मतलब नहीं है अभी तो, क्योंकि इससे क्या निकलेगा भाई? इससे तो अणुओं की संख्या या उसका अनुपात निकल जाएगा ना, तो बाद की बात है फिर। अभी तो प्रति अणु की मांग रहा है, तो प्रति अणु की तो यही है, यानी दोनों की सेम है। तो अनुपात कितना हो गया? K1/K2 1:1। ठीक, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख लो। अनुपात कैसे लिखोगे? ऐसे लिख लो, देखो K1:K2 और ये 1:1, ऐसे लिख दो। ठीक, या और कैसे लिखोगे बताओ? K1/K2 1/1, ये लो, ऐसे लिख लो। सिंपल हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि दरअसल एक अणु की या एक मोल की गतिज ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है। ठीक, ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये क्या है? ये तुम्हें पता है, आइडियल गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से भाग कर दिया जाता है, तब जाके वो एक अणु बनता है। नहीं तो एक मोल हो जाती है चीज़ें। के बजाय पे क्या लगता है? फिर आर लगा देते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो एक मोल की 3/2 RT होती है गतिज ऊर्जा किसी भी गैस की। अब इसके बाद आगे चलें। दोनों गैसों के अणुओं की वर्ग मध्य मूल चालों का अनुपात। दोनों गैसों के अणुओं की वर्ग मध्य मूल चालों का अनुपात। वर्ग मध्य मूल चालों का अनुपात यानी VRMS। ठीक, देखिए मैंने क्या वेक्टर लगा दिया इसके ऊपर वेक्टर लिखने की बड़ी आदत होती है। ठीक, तो ये कितना, अगर इसे मैं क्लोरीन पे लगा दूं, ठीक, तो कितना? ये होती है 3RT/m क्लोरीन। तापमान तो दोनों का सेम है, यही तापमान है। और आइडियल गैस कांस्टेंट यानी R वगैरह भी सेम है। नीचे क्या लगता है? अणु भार लगता है या परमाणु भार लगता है। इसे परमाणु की स्थिति में है ये, तो इसका परमाणु भार लग जाएगा, इसका अणु भार लग जाएगा, क्योंकि ये द्विप्रमाणिक है। इसके बाद दूसरे वाली ये किसकी बना दी? ये बना दी तुमने क्लोरीन की, इसे 1 मान लो। ठीक, अब VRMS ये 2 मान लो। ठीक, RMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी वर्ग माध्य मूल चाल। ठीक, अब यहाँ पर इस चीज़ का ये जो RMS है इसे हटा के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा दो। देखो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, ये देखो, ये मैंने यहाँ Cl लिख दिया L, और यहाँ मैंने आर्गन लिख दिया L।
ये लो, ठीक। अब इसमें क्या लगेगा, उसमें कुछ नहीं होना, 3 RT, उसमें अणुभार या परमाणु भार लगेगा आर्गन का, ये लो, सिंपल, भाग कर दो, अनुपात तो चाहिए, उठा के डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, इसे डिवाइड कर दूं अगर मैं तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, यानी VCl V आर्गन ऐसे, और वर्गमूल M आर्गन और MCl, MCl या MCl2, लगना तो MCl2 का ही है, MCl प्रतीक के रूप में लिख दिया आपने। आगे एम आर्गन कितना है, यहाँ दे रखा होगा, देखा दोनों का, एक का आर्गन का 40 है और क्लोरीन का 70 है, 71 है, 40 और 71 मान के चलते हैं, तो कुल मिला के ये आ गया, देखो ये हो गया 40, ये हो गया 71, और ये हो गया तुम्हारा उत्तर, यही आंसर है। अब इसे सॉल्व कर दो, इसका वर्गमूल निकाल दो, बस 1.33 1/1.33 0.67 आ रहा है, ये पॉइंट लगभग 67, अगर इसे देखें तो लगभग 0.67 है, 0.67 आता है, ठीक। उल्टा कर दें, आर्गन अपॉन क्लोरीन कर दें तो कितना आएगा, V आर्गन V क्लोरीन, तब कितना बनेगा, ये 1.33 बन जाएगा, ये देखो, आर्गन अपॉन क्लोरीन कर देंगे तो 1.33 बन जाएगा। हमने निकाल लिया क्लोरीन बटा आर्गन, तो कितना आ गया, 0.67 आ गया, इसे पलट देंगे, 1 बटा कर देंगे इसका, ये हो गया, ठीक। तो ये आर्गन अपॉन क्लोरीन में क्या है, ये उत्तर लिखा है, तो ये उत्तर हो गया तुम्हारा, और ये भी उत्तर है, दैट इज, ये भी आंसर है। अनुपात का क्या है, आप पलट के भी लिख सकते हैं। इसके बाद फाइनल ये हो गया 5 नंबर, ठीक। यानी तापमान पर और अणुभार पर निर्भर करती है वर्ग, माध्य, मूल, चाल, ठीक। और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ पर एक मिश्रण का परमाणु या अणुभार भी लग जाता है, इसे पिछली क्लास में हमने इस पर अच्छे से रिसर्च किया हुआ है, ठीक। तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इधर उधर से करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। एनसीईआरटी के बनाए पहले सवाल अच्छे से, और एनसीईआरटी के सवाल बहुत अच्छे से करके फिर प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत इधर उधर से करें, और अच्छी क्वालिटी के जो सवाल हैं, जो अच्छे सवाल हैं, वो आपको अपनी प्रतियोगिताओं में ही, प्रतियोगी परीक्षाओं में ही मिलते हैं। जैसे नीट जेईई में पिछले सालों में आए हुए सवाल हैं, वो अच्छे ही सवाल होते हैं, वही करने होते हैं, ज़्यादा इधर उधर से मत करें। प्राइवेट किताबों में बहुत हल्के हल्के सवाल होते हैं, बड़ा अलग अलग सा होता है, एक एक बात को 10 बार पूछते रहते हैं, तो इससे समय बर्बाद होता है। नया नया पढ़ो, नए नए सवाल करो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब आया क्वेश्चन नंबर 6। यूरेनियम के 2 समस्थानिक, इनके द्रव्यमान हैं 235 और 238। यूरेनियम के 2 समस्थानिक, ये है 13/6, उदाहरण 13/6। यूरेनियम के 2 समस्थानिक हैं, एक है 235 वाला और परमाणु क्रमांक 92 है, और दूसरा है यूरेनियम 238 वाला, इसका परमाणु क्रमांक 92 है। ये 2 समस्थानिक हैं यूरेनियम के, इस तरीके से प्रत्येकों के रूप में आप लिख सकते हैं। यदि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के ये 2 समस्थानिक विद्यमान हो, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 में, UF6 में ये दोनों विद्यमान हो, भाई यूरेनियम ने फ्लोरीन से एक संयोग किया हुआ है, एक बंध बना रखा है, एक यौगिक बना रखा है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, उसमें ये दोनों हैं, ठीक। यानी कुछ परमाणु जो है इसके हैं, कुछ परमाणु 235 वाले के हैं। कितने हैं अभी पता करेंगे, बट ये यूरेनियम जो है थोड़ा थोड़ा दोनों का है। तो इसकी औसत चाल कितनी होगी,
औसत चाल कितनी होगी? यदि फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 19 हो तो किस ताप पर इनकी चालों में प्रतिशत, तो किसी भी ताप पर इनकी चालों में प्रतिशत अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आप देखते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। तो वर्ग माध्य मूल चाल में जो फर्क पता चलेगा आपको वो चलता है तापमान और अणु का द्रव्यमान। तो ये कह रहा है अणु का द्रव्यमान जितना कम होगा उतनी ही चाल अधिक होगी। चालों का अनुपात द्रव्यमानों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो द्रव्यमान है वही लगा देना आपको। ठीक, अब इसमें देखिए मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए इसका द्रव्यमान निकालते हैं, परमाणु भार इसका या अणु भार, क्योंकि अणु की अवस्था में है तो अणु भार निकालते हैं। अब इसमें अणु भार आप इसके या इसके तरीके से निकालते हैं। सपोज करिए, तो जब आप ये लगाते हैं इसमें तो इसका बढ़ जाता है परमाणु या अणु भार, और जब ये लगाते हैं तो कम रह जाता है। ठीक, तो क्या करें, ये लगाएं या ये लगाएं। तो अनुपात किसके हिसाब से हो गया, यानी VRMS जब 238 के हिसाब से लगाता हूं तो ये होता है M 238, यानी 238 लिख देता हूं सीधे सीधे 238। और इसमें जोड़ देता हूं फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना होता है 19। 19 छिकी 6 बार जोड़ देता हूं, 19 छिकी 9 छिकी 54, 19 को 6 से गुना कर रहा हूँ, 19 को 6 से गुना कर रहा हूँ। यार मेरे पहाड़े कमजोर थोड़े ना हो गए। 9 छिकी 54, 6 6 और 5 11, ये तो हो गया। देखो 9 छिकी 54, 19 छिकी 114 होते हैं ना, 19 पंजे 95, हाँ हो गया। तो 114 ये आएगी। और जब मैं यही भी 235 पे निकालूंगा तो यही आएगी। देखो दूसरा यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ 235 लगेगा 114, यानी जब मैं इस यूरेनियम को डालूंगा तो इस तरीके से आएगा परमाणु भार, और जब मैं इसको डालूंगा तो इस तरीके से आएगा। तो किसकी वर्ग माध्य मूल चाल ज्यादा हुई, कह रहा जिसका अणुभार कम है। तो किसका है, 235 वाले का है कितना, यह 235 वाले का है ये 249, और एक है 349, एक है 352, जोड़ लेंगे 352, 5 और 4 9, 8 और 4 12। ठीक, तो कुल मिला के एक को मान लें V किसके हिसाब से 235 के हिसाब से, एक को मान लें V 238 के हिसाब से, और ये चीज़ में ऐसे। ठीक, ज़्यादा हो जाएगी ये वाली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब इसका अनुपात कैसे डिसाइड करें, ये देखो ये कितना है 238, ये 200 352 हो गया 352, और ये 5 और 4 9, ये हो गया 349। अनुपात आ गया दोनों का, दोनों के अणुओं का, क्योंकि इतना ही अणुभार बन रहा है। ठीक, और फॉर्मूले में क्या है, VRMS के फॉर्मूले में क्या है, अगर VRMS का फॉर्मूला लिखते तो क्या है उसमें सूत्र क्या है उसका 3RT/M। ये M क्या है, यही है अणुभार। तो यानी वर्ग माध्य मूल चाल व्युत्क्रमानुपाती हुई अणुभार के वर्गमूल के, वही लगा रखा। देखो 238 के लिए व्युत्क्रमानुपाती 238 वाले के साथ मिलाकर इसका टोटल निकाल दिया, और 235 वाले के साथ इसका मिला दिया, अनुपात निकाल दिया। तो जब इन्हें भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये ऊपर बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसको ऊपर उसको नीचे लिख दिया, भाई इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, तो ये सीधे सी आ गई। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है लगभग 1.0044, 1.0044। ठीक, कितने परसेंट ज़्यादा है कह रहा कितने परसेंट का फ़र्क है, तो 100 से गुणा करके इसमें 100 घटा दो, भाई परसेंट चाहिए, 100 से गुणा कर दो 100 घटा दो, तो ये परसेंट है। देखो 0.44%, 0.44%।
का फर्क है। ठीक, अब ये परसेंट का फर्क है, ये कभी कहीं तुम्हें निकालना पड़े तो कैसे निकालते, देखो मैं बताता हूँ। इसी से निकलेगा ये चीज़ तो आ गई इतनी, इसे निकाल के दिखाऊंगा मैं अब, क्योंकि यहाँ अगर सर ये परसेंट का फर्क नहीं निकलता हमसे, अब देखो निकाल के बताता हूँ। अनुपात तो निकल ही गया, बार बार लगा लिए तुमने सारे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो, परसेंट का फर्क निकाल के बताऊंगा। यानी 35 और 238 में ये है फर्क, है ना, लिख लेते हैं इसको। ये है V 235 वाली और ये है V 238 वाली वर्ग माध्यमूल चाल, और ये है 1.0044। मुझे चाहिए कितने परसेंट का फर्क है, यानी कितना परसेंट इनमें डिफरेंस क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ से एक घटा देता हूँ, दोनों पक्षों में से एक घटा देता हूँ, और मैं एक घटा के लिखता हूँ इसको ऐसे करके। पहले मैंने 1.0044 लिखा, दोनों पक्षों में से एक घटा दिया मैंने। ठीक, अब ये क्या हुआ, 238 बटे 238, यानी V 235 माइनस V 238 बटे V 238, और ये 0.0044। ठीक, ये बन गया। अब ये जो ऊपर है ये क्या है, चाल का अंतर है, चाल का अंतर है, वही हम जानना चाह रहे हैं भाई चाल का अंतर कितना परसेंट है। कोई भी एक चाल हम ले लें, 38 के सापेक्ष ले लें या 35 के सापेक्ष ले लें, तो कम वाले के सापेक्ष निकाल लेते हैं अपन। तो हमने क्या रखा नीचे, 238 वाले की चाल रखी है, V 238। तो ये जो फर्क है ये हो गया डेल्टा V, और नीचे वाले को क्या मान ले, V मान ले, ये लो, क्योंकि इसकी तुलना में देख रहे हैं ना 238 की, तो इसको V मान लिया, और जो फर्क आ रहा है वो उसको डेल्टा V लिख दिया। कितना आ रहा है, 0.0044। सिंपल। अब इसका प्रतिशत बनाना है तो 100 कर दो, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, तो कितने प्रतिशत आ गया बताओ, 0.44%। ठीक, तो ये मेथड है डेल्टा V बाई V, कुछ भी किसी का भी परसेंट निकालने का ये तरीका है। इस तरीके से पता लगा लोगे, 0.44% का फर्क है। ठीक, फाइनल हो गया उत्तर, डन हो गया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया 13.7। अब आ गया उदाहरण 13.7। ठीक, इस लेक्चर में ये उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाई शुरू करेंगे फिर अगली क्लास में। छोटा सा पढ़ना ही है हमें। जब कोई अणु, इसमें कुछ पार्ट हैं A B C D, ठीक, इसमें कुछ पार्ट हैं, वो सिर्फ पढ़ना है यार, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में विचार करना है। A B C D यानी कंसेप्ट को बनाना है हमें, अपने कंसेप्ट को हमें ठीक करना है। पहले वाले को मैं पढ़ देता हूँ। जब कोई अणु या कोई प्रत्यास्थ गेंद, अणु प्रत्यास्थ गेंद, ठीक, किसी भारी दीवार से टकराता है, किसी भारी दीवार से टकरा जाता है, तो टकराने के पश्चात यह उसी चाल से विपरीत दिशा में वापस लौटता है। जब कोई गेंद दृढ़तापूर्वक पकड़े गए भारी बल्ले से टकराती है तो भी ऐसा ही होता है। तथापि जब गेंद अपनी ओर आते हुए बल्ले से टकराती है तो यह भिन्न चाल से वापस लौटती है। उस स्थिति में
गेंद की चाल अपेक्षाकृत कम होती है या अधिक होती है? अधिक होती है, कम नहीं होती, अधिक होती है। देखिए इन्होंने कहा कि साहब ये जो दीवार है या बल्ला है, ठीक, ये दीवार या बल्ला है, जो भी कहें, और ये क्या है, ये अभी स्थिर है। कॉन्सेप्ट को समझना है, दीवार अभी स्थिर है, ठीक, स्थिर दीवार है। कह रहा है इस पे कोई गेंद आती है, वो यू चाल से आती है, ठीक, और वो यू चाल से वापस भी लौट जाती है। प्रत्यास्थ टक्कर करती है, यू नॉट से या यू चाल से जाती है और यू चाल से वापस भी आ जाती है। सिंपल सी बात है, इन्होंने पहले ये बात कही है। अब इसके बाद ये कह रहे हैं साहब ये जो दीवार है ये स्थिर नहीं है, ये दीवार गतिमान है। दीवार में मान लीजिए आगे की तरफ एक वेग है ऐसे, ठीक, हम कह देंगे गतिमान दीवार या बल्ला गेंद की विपरीत दिशा में। गेंद आएगी इधर से, ये गेंद आएगी इधर से और ये टकराएगी यू नॉट से, तो इस बार जो गेंद लौटेगी दैट इज यू नॉट प्लस 2v से लौटेगी, ऐसे वापस जाएगी गेंद तो यू नॉट प्लस 2v से जाएगी, ठीक। क्यों? क्योंकि संवेग जो है गेंद की तुलना में बल्ले का या दीवार का द्रव्यमान अधिक है, तो दीवार का संवेग इस गेंद को मिलेगा इस दिशा में। जब ये टकरा रही है तो वह डबल होके मिलता है, तो इसका मतलब वापस जाएगी किससे, यू नॉट प्लस 2v से। और पहले किससे मारी टक्कर इसने, u से, वापस भी किससे गई, u से। क्यों? क्योंकि दीवार या बल्ला स्थिर है, लेकिन जब बल्ला घुमाया गया v से तो बल्ले को चलाया v से और टकराई उस पर गेंद u नॉट से, तो कितनी चाल आ गई वापस जाते समय गेंद में, u नॉट प्लस 2v। ये मामला है संवेग संरक्षण का, m1 v1 m2 v2 लगा के निकालते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में, तो ये आ जाता है। तो जवाब मिल गया, दोनों कॉन्सेप्ट एकदम सही फिट बैठ गए। चलिए अगला पढ़ते हैं। बी में क्या कहते हैं, पिस्टन में लगे सिलेंडर में पिस्टन को अंदर, ये फोन जो है किसका है, एक सेकंड के लिए सुन लेता हूँ इसको मैं। हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर, प्रशांत बोल रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ सर, तो हम कोर्स ले चुके हैं हाँ हाँ, ट्वेल्थ के लिए, बड़े, पहले किए थे। वो 2021 के लिए करा दूंगा मैं, आप चिंता मत करना, ठीक है। यस सर, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा सर। बस बस अभी के अभी व्हाट्सएप पे लिख दो सर मैं प्रशांत हूँ, मुझे ज्वाइन कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे व्हाट्सएप पे, आपको मैसेज किए थे, देख लीजिएगा। वो मैं देख लूँगा, कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। हो गया, पढ़ाई शुरू करो, ठीक है, ओके ओके। ठीक सर, थैंक यू और सर। मैथ वगैरह का देखना बढ़िया, अगर मैथ है क्या, नहीं सर, बायोलॉजी है, लेकिन मैथ्स के लिए मेरे मतलब दोस्त लेंगे तो उनको हम सजेस्ट हाँ करेंगे हाँ आपको। हाँ, फिजिक्स और मैथ दोनों दिलवाओ, है ना, यस सर, फिजिक्स और मैथ दोनों दिलवाओ प्रशांत, ठीक है, ओके ओके ठीक सर, ओके थैंक यू सर। ओके ओके। तो लगे हाथ, ये भी हो गई बात, और ये बात आपने सुन भी ली। प्रशांत ने कोर्स लिया और क्लास 12th का पिस्टन लगे सिलेंडर में, पिस्टन लगा देता हूँ सिलेंडर में, ठीक, एक सिलेंडर बना देता हूँ तुम्हारे लिए और इसमें पिस्टन लगा देता हूँ। देखो ये सिलेंडर बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ये रहा, और ये पिस्टन लगा दी मैंने, ये रही पिस्टन, ये जो है ये पिस्टन है। और इसमें कोई गैस
भर दूं पिस्टन लगे सिलेंडर में, क्योंकि गैस तो भरेगा पक्का भाई। पिस्टन लगाने का फायदा क्या है, कोई ना कोई गैस तो जरूर भरेगा इसमें। तो मैं गैस भर देता हूँ पहले इसमें, बाद में सोचेंगे फिर क्या क्या है। अब इसमें एक गैस है या दो गैस हैं ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इसमें गैस भर देते हैं, ठीक। सवाल बाद में पढ़ेंगे, ठीक। और ये जो है हमारे पास, ये है पिस्टन, ये लो, इसको पिस्टन लिख दिया मैंने, अंग्रेजी में लिख दिया, ठीक है। चलो, पिस्टन लगे सिलेंडर में पिस्टन को अंदर की ओर धकेल कर, यानी इस पिस्टन को अंदर की ओर धकेल कर, ठीक। जब किसी गैस को संपीड़ित किया जाता है यानी दबाया जाता है, ठीक, तो उस गैस का ताप बढ़ जाता है। बात सही है भाई, बढ़ेगा ही, क्योंकि कोई ना कोई नियम मानेगी, हम कार्य करेंगे, कार्य उसमें बदलेगा और जो भी होगा। और ऊपर में प्रयुक्त अणुगति सिद्धांत के आधार पर इस प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए कि भाई ताप क्यों बढ़ जाता है, ये हम बताइए। तो यहाँ अणुगति सिद्धांत के अनुसार बताना है कि अगर इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल दिया जाए, पिस्टन को धकेला जाए, ठीक, तो यहाँ का ताप बढ़ जाता है, गैस का ताप बढ़ जाता है, ठीक। अणुगति सिद्धांत के आधार पर आप बताइए ताप क्यों बढ़ जाता है। अब इसमें सिंपल सी बात है कि जो हम कार्य करते हैं, हम जो कार्य करते हैं पिस्टन पर, धकाते हैं पिस्टन को, वह कार्य किसी न किसी रूप में अणुओं की गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक। अब गैस पर किया गया कार्य, ये बड़ी सरल सी बात थी यार, बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, बस हो गया, ठीक। और गतिज ऊर्जा, ठीक, गैस की गतिज ऊर्जा है ना, किसके समानुपाती है, ये समानुपाती है ताप के। ये तो पढ़ते हो तुम, किसी भी गैस की गतिज ऊर्जा कितनी पढ़ते हो, अभी पढ़ा था हमने 3/2 RT, 3 RT/2। अभी भी लगा तो रहे थे कि मोलर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गैस की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो लगाया था हमने 3 RT/2, जगह जगह लगाया था। उसी से हमने वर्ग माध्यमूल चाल वगैरह बना ली थी वहाँ पे, ठीक। ये भी कह सकते हैं कि भाई चाल बढ़ेगी क्योंकि, तो तापमान बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, क्योंकि पिस्टन पर धकेलने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में बदलेगा, ठीक। तो ये हो गया नंबर बी। अब बात करते हैं सी। चलिए लगे हाथ सी को देख लें। पिस्टन में लगे सिलेंडर में संपीड़ित गैस जब पिस्टन को बाहर धकेल कर फैलती है तो क्या होता है, तब आप क्या प्रेक्षण करेंगे। तापमान गिरता है यार भाई, इसके बाद गैस काम करेगी, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए गैस का आयतन बढ़ेगा, गैस का आयतन बढ़ेगा, दाब घटेगा, अणु की गतिज ऊर्जा घट गई, तापमान गिरेगा, ठीक, क्योंकि चलने के लिए गैस को पर्याप्त जगह होगी, ठीक। तो तापमान घट सकता है, आयतन बढ़ सकता है, दाब घट सकता है, ठीक। खेलते समय सचिन तेंदुलकर एक भारी बल्ले का उपयोग करते हैं, इससे क्या उनको किसी प्रकार की कोई सहायता मिलती है। बिल्कुल सहायता मिलती है। भारी बल्ले से जो गेंद होती है उस पर टक्कर मारी जाती है तो गेंद में संवेग या गेंद में चाल ज़्यादा दी जाती है, गेंद को अधिक संवेग दे दिया जाता है भारी बल्ले से, क्योंकि भारी बल्ले में द्रव्यमान ज़्यादा होता है गेंद की तुलना में। अगर हल्का बल्ला होगा तो जो है गेंद पे छक्का मारना, सिक्सर मारना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक अनुपात होना चाहिए, बल्ले का द्रव्यमान गेंद की तुलना में काफ़ी भारी होना चाहिए,
ठीक, खैर सिंपल सी बातें थी, ये बड़ा आसान सा, बड़ा बढ़िया सा टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल था। ये हो चुका है 13/7। चलिए, अवयव ऊर्जा के समविभाजन का नियम, ये अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। ओके।